अन्ना जी ने जो जनतंत्र यात्रा जलियांवाला बाग से शुरू की थी, आपको केवल अगर मैं थोड़े से वक्त में अगर रिकैप कर दूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अन्ना जी को तो देखने आप आए, सुनने के लिए आप आए, तो आज अन्ना जी ऐतिहासिक व्यक्तित्व कैसे बन गए, और वो व्यक्तित्व जो बने अपने गांव के काम से बने। पहली बात तो ये है, अन्ना जी युद्ध के मैदान में थे, दुश्मनों के द्वारा हमला हुआ, साथ के सब साथी फौजी जो है वो शहीद हो गए, अन्ना जी बच गए। अन्ना जी ने माना कि ये ईश्वर की कृपा है, दूसरा जीवन मिला है और मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। अन्ना जी अपने रालेगंज में लौटे, 40 शराब की भट्टियों को वहां पर बंद कराया। वहां पर जो सूखा हुआ गांव था, जहां आज भी बारिश नहीं हुई है, वहां पर 3 फसली जमीन तैयार कराने का काम केवल पानी और मिट्टी रोक करके किया। आपने वहां पर जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के चलते वहां पर एक ऐसा स्कूल खुला जहां पर कि 1 बार 2 बार 3 बार जो बच्चा फेल हो जाता है, जिसे कोई स्कूल एडमिशन देने को तैयार नहीं होता, उसको दाखिला देने का काम अन्ना के स्कूल में होता है। और वो जब पढ़ता है 1 साल तो वहां पर 100% वहां का परीक्षा फल आता है। मेरा मतलब यह है कि अन्ना जी ने जो गांधी का सपना था, बापू का जो सपना था, उसका एक सफल प्रयोग एक गांव के अंदर किया, और वैसे 100 गांव, आदर्श गांव पूरे महाराष्ट्र के अंदर बनाने में पूरा जीवन लगाया। एक तरफ तो उन्होंने रचनात्मक काम किया, दूसरी तरफ आंदोलन के तौर पर अन्ना जी ने जो लगातार आंदोलन चलाए, उसका परिणाम यह हुआ कि 7 कानून महाराष्ट्र सरकार को दबाव में ला करके, जन आंदोलन करके बनवाने का काम अन्ना जी ने किया। हर जगह अन्ना दूसरी आज़ादी की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई आप में से कितने लोगों को इस बात का एहसास है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहाँ जितने ऊपर नीचे सब लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हुई हैं, आपको ये मालूम है कि अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि सिर्फ 3 आवाज़ें हैं। मालूम है? चलिए, आपको पता है कि अन्ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी कभी बोलने से भी पता चलता है कि आप अन्ना का कितना साथ देना चाहते हैं, क्योंकि वो आवाज़ आपको मालूम है ना। अब तो विज्ञान भी कहता है कि जो आप बोलोगे वो वायुमंडल में लाखों सालों तक पड़ा रहेगा। आप देखते हैं, मोबाइल लेकर के आप बस में चलते हैं, यहाँ चले देवास से उज्जैन, कहीं भी चले जाएं, लेकिन आवाज़ आपकी कटती नहीं है जिससे आपकी बात हो रही है। तो विज्ञान ये कहता है कि जो भी आप बोलेंगे, आप गाली देंगे, वो वायुमंडल में लाखों सालों तक रहेगी, हमेशा अमर। जैसे इंसान अमर हो जाता है कुछ नाम, वैसे आपकी आवाज़ अमर है, और जब आप अच्छी बात कहेंगे वो भी इस वायुमंडल में रहेगी। और कभी, जिसकी की कोशिश दुनिया में बहुत जारी है कि एक ऐसी मशीन का आविष्कार कि किसने क्या कहा उसको ट्रांसलेट कर सके, तो इसलिए जब आप आवाज़ तेज़ी से और उत्साह से निकालते हैं, वो इस वायुमंडल में बनी रहती है। और हिंदुओं में कहा गया है कि शब्द ही ब्रह्म है, जो आप बोलते हैं वो ब्रह्म के स्वरूप है। इसलिए दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अन्ना महंगाई के खिलाफ भी लड़ रहे हैं? मालूम है? मालूम है? अन्ना भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। मालूम है? अगर आपको ये मालूम है, यही दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। इसमें अन्ना ने सिर्फ एक चीज़ जोड़ी है। अन्ना ने ये जोड़ा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के कारण क्या हैं। अन्ना का कहना है कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का कारण हमारी लोकसभा है, हमारी चुनी हुई लोकसभा। लोकसभा क्यों है? उनका कहना है कि इस लोकसभा में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें लोकसभा में बैठने का अधिकार नहीं है, यानी राजनीतिक पार्टियों को लोकसभा में जाने का अधिकार नहीं है। और चूंकि राजनीतिक पार्टियां लोकसभा में बैठी हुई हैं, इसीलिए महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सीमा लांघ गई है और हमारे काबू में नहीं आ रही है। सरकारें और राजनीतिक दल उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सन 52 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान, यहाँ पर शिक्षक होंगे, वकील होंगे, कानून के विद्यार्थी होंगे,
या नौजवान होंगे जो इंटरनेट को सर्च करना जानते हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूं जिसको विस्तार से अन्ना आपसे कहेंगे। हिंदुस्तान के संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। थोड़ा सा ऐसा करिए जिससे कि ये जो लड़ाई जिसको कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई बोला जाता है ये आगे चल सके। आज़ादी की असली पहली लड़ाई 1857 में हुई थी और अगर हम उस लड़ाई का और उससे पहले हुए भारत पर आक्रमणों का अगर हिसाब लें तो एक चीज बड़ी साफ नजर आती है। हम लोग कभी इसलिए नहीं हारे कि हमारा बल कम था, हमारी सेनाएं कम थी, हमारे पास असला कम था या हमारे पास बुद्धि कम थी। हम इसलिए हारे कि हमारे ही लोगों ने हमको दगा दिया। हम इसलिए हारे कि हमारे ही लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो आज जब हम दूसरी लड़ाई की बात करते हैं तो मेरे मन में चिंता है कि क्या आप इकट्ठे रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसी आपकी आवाज आई उससे तो नहीं लगता मैं फौजी हूं, आवाज दीजिए। देखिए पिछले 66 साल के अंदर जिस शातिराना तरीके से हमारे राजनीति करने वालों ने हमको बांट दिया है उतना अंग्रेजों ने भी नहीं बांटा। अंग्रेजों ने हमको बांटा, हम पर शासन की, हम पर कोड़े बरसाए, जो दमन करना था वो किया, हमको लूटा और चले गए। लेकिन हमारे लोगों ने हमको इतना बांट दिया कि जब समय आता है हमको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है। हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। और ये इसलिए कि आप जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समुदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर सब चीजों में बटे पड़े। और इसीलिए जब टाइम आता है जनता की ताकत दिखाने का तब हम जिन लोगों को नहीं चुनना चाहते उनको चुनकर भेजते हैं और उसके बाद 5 साल तक उनको कोसते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, बहुत साधारण उपाय है। जिस दिन आप इस कमजोरी को समझ लेंगे, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि आपने इकट्ठा होना है, लोगों को जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं उनको इस चीज के अंदर सफल नहीं होने देना कि वो आपको बांट सकें, उस दिन भाइयों और बहनों आप इस देश की तकदीर बदलेंगे, आप बदल देंगे। ये परिवर्तन जो आएगा वो आपके कारण आएगा। ये परिवर्तन आएगा जब आप उसके लिए निश्चय करेंगे। ये परिवर्तन आएगा जब आप उसका प्रण करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि आज जब आप इस सभा के बाद घर जाएं तो इस चीज को बाकी लोगों को भी बताएं, इस चीज का प्रण करें कि हमने अपनी ताकत पहचाननी है, हमने जनता की ताकत पहचाननी है। जनतंत्र यात्रा, जनतंत्र का मतलब है जनता का, जनता ने जनसहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। जनता का, जनता ने जनसहभाग से चला हुआ तंत्र। ये जनतंत्र कब आया? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया उस दिन प्रजा इस देश के मालिक हो गई। प्रजा मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी उनकी है। उस दिन प्रजातंत्र आ गया। लेकिन अभी 66 साल हो गए, कहाँ है वो प्रजातंत्र? प्रजातंत्र है कहाँ? हम तो सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, ये सब शब्दों से हम बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष कहाँ है वो?
लोकतंत्र, लोकशाही, प्रजातंत्र, लोकतंत्र रहा नहीं। लोकतंत्र पर अतिक्रमण हुआ और लोकतंत्र को 66 साल में पक्ष और पार्टी तंत्र ने नेस्तनाबूद कर दिया। एक तो हमें ये जानकारी है कि 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की, आज़ादी की लड़ाई के लिए। और 1947 में अंग्रेज चला गया। 1947 में आज़ादी मिली। जिन्होंने कुर्बानी की 90 साल तक, 1857 से 1947 तक 90 साल जिन्होंने कुर्बानी किया, उनका सपना क्या था? एक तो अंग्रेज को इस देश से निकालना है और हमारे देश में लोकतंत्र लाना है, जो लोगों ने लोक सहभाग से चला तंत्र इस देश में आना। इसलिए उन्होंने बलिदान किया। अभी हुआ क्या? अंग्रेज चला गया, 1947 में आज़ादी आ गई। 1949 में हमारा संविधान बना, देश किस तरह से जाना चाहिए, ये संविधान बना 1949 में। और उस संविधान में ये स्पष्ट लिखा है कि समूहों को चुनाव लड़ने का परमिशन नहीं। जो भारतीय जी ने कहा समूह चुनाव नहीं लड़ सकता है, ये संविधान कह रहा है। फिर कौन कह रहा है, कौन लड़ सकता है? जनता ने खड़ा किया है, जनता का चारित्रशील उम्मीदवार है, वो जनता ने चुनकर संसद में भेजना। ये हमारा संविधान कह रहा है। लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज चला गया, संविधान आ गया। संविधान के मुताबिक सभी पक्ष और पार्टी खत्म होनी चाहिए थी, क्यों? जनतंत्र आ गया ना देश में। अभी पक्ष पार्टी तंत्र की जरूरत नहीं, तो सभी पक्ष पार्टी खत्म होनी चाहिए थी। इसीलिए महात्मा गांधी ने कांग्रेस वालों को बताया था कि अभी लोकतंत्र आ गया देश में, कांग्रेस पक्ष को बर्खास्त करो, गांधी जी ने कहा था। लेकिन हुआ क्या? 1952 का चुनाव हो गया, पहले देश का पहला चुनाव 1952। और उस 1952 के चुनाव में पक्ष और पार्टी ने संविधान के विरोध में जाकर चुनाव लड़ाया। कोई आधार नहीं, संविधान का कोई आधार नहीं है। या तो आप अभी शाम को जाने के बाद या कल परसों जब समय मिलता तब संविधान देखिए। लाइब्रेरी में संविधान होगा, वहाँ से लीजिए और देखिए खोल कर के संविधान में कहाँ लिखा है कि पक्ष और पार्टी ने चुनाव लड़ना चाहिए,